द ग्रैंड ब्लैकवुड होटल। द ग्रैंड ब्लैकवुड होटल पुराना, ओल्ड, शानदार, स्टेटली, खतरनाक, मेनेसिंग, शहर के बीचों बीच एक विशाल खौफनाक इमारत की तरह खड़ा ये अपने अच्छे दिन देख चुका था। फुसफुसाहट में कहे गए राज और भुला दी गई त्रासदियों के दशकों से इसके साए घिरे हुए थे। अर्नव, एक युवा लड़का जिसके सपने उसके फटे हुए बटुए से भी बड़े थे, ने एक गहरी सांस ली। रात की ठंड उसके दिल की ठंडक को दर्शा रही थी। वो नया नाइट क्लर्क था, अपनी आर्किटेक्चरल आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अस्थायी काम। उसे क्या पता था वो डर के ब्लूप्रिंट बना रहा होगा। अर्नव ने अपना चश्मा ठीक किया। मंद लॉबी की रोशनी उसके जर्जर चमड़े के बैग पर चमक रही थी। हवा में नमी वाली लकड़ी और किसी प्राचीन बेचैन करने वाली गंध थी। चुप्पी दादा घड़ी की लयबद्ध टिक टिक से भंग हो रही थी। हर टिक उसके पहले से ही टूटे हुए नसों पर हथौड़े की चोट की तरह थी। वह प्राचीन रिसेप्शन डेस्क की ओर चला गया। इसकी पॉलिश की हुई सतह उसके अपने आशंकित चेहरे को दर्शा रही थी। कहानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बच्चे। वृद्ध मैनेजर श्री गुप्ता ने ठाका लगाया। उनकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो खोखली जगह में गूंज रही थी। मेहमानों और कर्मचारियों को डराने के लिए बस कुछ बूढ़ी औरतों की कहानियां। उन्होंने आंख मारी, लेकिन उनका उत्साह जबरदस्ती का लग रहा था। उनकी आंखें डर जैसी किसी चीज की झलक दे रही थी। उसने अर्नव पर कलंकित चाबियों का एक छल्ला उछाला। धातु उसकी हथेली से ठंडी थी। रूम 303 आज रात बंद है, वहां मत जाना। अर्नव ने निगल लिया। उसका गला अचानक सूख गया। वह पूछना चाहता था कि क्यों, लेकिन शब्द उसके गले में ही मर गए। श्री गुप्ता की निगाहों में एक चेतावनी थी, एक मौन प्रार्थना थी कि सोते हुए कुत्तों को न जगाएं। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। लॉबी का सन्नाटा कभी कभी इमारत के बसने की आवाज या धूल भरी कुर्सी पर छोड़े गए पुराने अखबारों की सरसराहट से ही टूटता था। अर्नव ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसके सामने वास्तुचित्र फैले हुए थे, लेकिन दमनकारी माहौल ने एकाग्रता को असंभव बना दिया। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में लगातार चुभन महसूस हो रही थी। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने दादा घड़ी की तरफ देखा। उसका पीतल का पेंडुलम सम्मोहक नियमितता के साथ आगे पीछे झूल रहा था। आधी रात, अपने स्वेटर की गर्मी के बावजूद वह कांप गया। हवा के एक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया। आवाज एक दर्दनाक रोने जैसी थी। उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। वह उठा, लॉबी की लंबाई तक चला, बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह पुराने जमाने के स्विच बोर्ड के पास से गुजरा, फोन की घंटी बजी। उसकी तीखी आवाज शांत माहौल में गूंज उठी। वह उछल पड़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने रिसीवर उठाया। प्लास्टिक उसके हाथ में ठंडा और नम था। हेलो, ग्रैंड ब्लैकवुड होटल, अर्नव बोल रहा हूं। चुप्पी। वह इंतजार करता रहा, ध्यान से सुनता रहा, लेकिन लाइन के फीके शोर के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही वह फोन रखने वाला था, उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी आह जो लाइन के दूसरे छोर से आ रही थी। रूम 303, मेरी मदद करो। लाइन कट गई। उसने इसे खारिज करने की कोशिश की। एक शरारत भरा फोन कॉल, एक दोषपूर्ण लाइन, कुछ भी, लेकिन उसका अंतर्मन उसे जो बता रहा था वह नहीं। उसने अपनी पढ़ाई पर, अपने सामने भवन योजनाओं के जटिल विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज उठी। रूम 303, मेरी मदद करो। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द दीवारों में, उसकी हड्डियों में समा गए हों। लॉबी में सन्नाटा असहनीय, घुटन भरा हो गया। उसने खुद को प्राचीन लिफ्ट की ओर खींचते हुए पाया। उसका पीतल का पिंजरा टिमटिमाती रोशनी में जेल की कोठरी की तरह लग रहा था। उसने तीसरी मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर चढ़ते ही कराह उठी, केवल खोई हुई आत्माओं की तरह कराह रही थी। पुरानी मशीनरी की हर चीख और कराह ने उसकी आशंका को हवा दी। वह तीसरी मंजिल के गलियारे में निकला तो उसके ऊपर एक डर छा गया। यहां हवा काफी ठंडी थी, परछाई और गहरी थी। चमेली की हल्की गंध
बासी हवा में जगह से हटकर दालान में तैर रही थी। वह रूम 303 की ओर चला। हर कदम हिचकिचाते हुए उसका दिल उसकी पसलियों से एक कैद पक्षी की तरह धड़क रहा था। वह दरवाजे के सामने रुक गया। उसकी गहरी लकड़ी चमकने के लिए पॉलिश की हुई थी। पीतल का दरवाजे का हैंडल छूने में बर्फीला ठंडा लग रहा था। वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। उसे यह देखना था कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। उसने चाबियों के छल्ले के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां घबराहट में लड़खड़ा रही थी। उसे 303 चिह्नित एक मिल गया और एक गहरी सांस लेते हुए उसने उसे ताले में डाल दिया। चाबी एक भारी क्लिक के साथ मुड़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो कब्जे विरोध में कराह उठे। कमरा अंधेरा था। दालान से केवल रोशनी ही अंदर आ रही थी। उसने लाइट स्विच के लिए महसूस किया। उसका हाथ किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकरा गया। बत्ती टिमटिमाई तो एक बड़ा सजावटी सामानों से सुसज्जित कमरा दिखाई दिया जो समय के साथ जम गया था। धूल के कण धुंधली रोशनी में नाच रहे थे। हवा भारी स्थिर थी। सड़न की गंध और चमेली के उस सुस्त इत्र से भरी हुई थी। वह अंदर कदम रखा। उसकी निगाहें कमरे को स्कैन कर रही थीं। वहां कोई नहीं था। बिस्तर बड़े करीने से बना हुआ था। चादरें बेतरतीब थीं। रात के स्टैंड पर एक किताब खुली हुई थी। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। उसके अंदर दहशत फैल गई जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। वह दरवाजे की ओर भागा। उसके हाथ बेतरतीब ढंग से हैंडल की तलाश कर रहे थे, लेकिन फर्नीचर हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। वह ठोकर मारकर किसी सख्त और ठंडी चीज से जा टकराया। वह चिल्लाया। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। फिर उसने इसे देखा। कमरे के केंद्र से एक धुंधली ईथर चमक निकल रही है। इसने एक महिला का आकार ले लिया। उसका रूप गर्मी की धुंध की तरह झिलमिला रहा था। वह सुंदर थी। लंबे बहते बाल और भेदी आंखें जो सीधे उसे घूर रही थीं। वह डर के मारे जम गया। उसे अपनी ओर खिसकते हुए देखा। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन वह डर के मारे लकवाग्रस्त था। वह उसके सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। वह उसकी आंखों में उदासी, उसके ईथर चेहरे पर उकेरी गई निराशा को देख सकता था। मेरी मदद करो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज एक दर्दनाक आह की तरह थी। उसने वह मुझसे ले लिया। उसने सब कुछ ले लिया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, यह पूछने के लिए कि वह कौन थी, वह क्या चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई, वह गायब हो गई। ईथर चमक शून्य में लुप्त हो गई। वह दरवाजे की ओर भागा। उसके हाथ बेतरतीब ढंग से हैंडल की तलाश कर रहे थे। उसे वह मिल गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वापस दालान में ठोकर मार दी। उसने अपने पीछे के दरवाजे को पटक दिया। उसके खिलाफ झुक गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। दालान अपनी मंद रोशनी के बावजूद रूम 303 के दमनकारी अंधेरे की तुलना में एक अभयारण्य की तरह महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली। अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी भी अपने हाथ में पकड़ी हुई डायरी पर नजर डाली। उसे और जानना था। जो उसने अभी अभी देखा था, उसे समझना था। वह दालान के अंत में खिड़की की ओर चला गया। धूल भरे शीशों से पीली चांदनी अंदर आ रही थी और पढ़ने लगा। डायरी अन्या नाम की एक महिला की थी, जो 1940 के दशक में अपने पति विक्रम के साथ होटल में रहती थी। उसकी प्रविष्टियां अपने पति के लिए प्यार से भरी थीं, लेकिन साथ ही साथ एक बढ़ते हुए डर से भी भरी थीं। विक्रम, उसने लिखा, स्वामित्व वाला, नियंत्रित करने वाला, ईर्ष्या से ग्रस्त हो गया था। उसने उस पर बेवफाई का, उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। जैसे ही अर्नव ने पन्ने पलटे, अन्या की प्रविष्टियां और अधिक उन्मत्त, अधिक हताश होती गईं। उसने विक्रम की धमकियों, उसके हिंसक प्रकोपों के बारे में लिखा। उसने बाकी रात होटल के इतिहास पर शोध करने में बिताई।
सुनसान लाइब्रेरी में पुराने अखबारों और माइक्रोफिल्मों को खंगाला। उसे पता चला कि एक प्रमुख व्यवसायी विक्रम अन्या के लापता होने का मुख्य संदिग्ध था। पुलिस को गलत काम का शक था, लेकिन बिना शव के वे कुछ साबित नहीं कर सके। मामला अनसुलझा ही रहा। होटल के इतिहास पर एक काला धब्बा। जैसे ही भोर हुई, शहर में लंबी परछाई पड़ गईं। अर्नव ने जिम्मेदारी की एक अजीब भावना महसूस की। उसे कुछ करना था। जो उसने सीखा था, जो उसने देखा था, उसे वह यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे यह पता लगाना था कि अन्या के साथ क्या हुआ और उसके हत्यारे को न्याय के कटघरे में खड़ा करना था। उसने कमरे से ही शुरुआत करने का फैसला किया। वह टॉर्च और टूल बॉक्स लेकर रूम 303 में लौट आया। उसने बड़ी सावधानी से कमरे के हर इंच की जांच की, किसी सुराग की तलाश में, संघर्ष के कोई संकेत। उसने दीवारों पर टैप किया, किसी भी खोखली आवाज को सुन रहा था। उसने फर्श के तख्तों को खोल दिया। उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो रहा था। और फिर उसने इसे पाया। खिड़की के पास एक ढीले फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे श्री गुप्ता से भिड़ना था, जो होटल के अतीत की एकमात्र कड़ी थे। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को अपने कार्यालय में पाया। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। अर्नव ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने उसे डायरी, लॉकेट दिखाया और जो कुछ उसने देखा और सुना था उसे बताया। श्री गुप्ता ने ध्यान से सुना। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें डर और उदासी के मिश्रण से भर गईं। जब अर्नव ने अपनी बात समाप्त की तो बूढ़े व्यक्ति ने एक भारी आह भरी। यह सच है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने उसे मार डाला। वह उसे छोड़कर जाने के ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने आगे बताया कि वह उस समय एक युवा बेलहॉप थे, विक्रम के बढ़ते पागलपन के साक्षी थे। उसने देखा था कि विक्रम अन्या को कैसे देखता था। उसकी आंखों में स्वामित्व, सतह के नीचे उबलता क्रोध। उस भयानक रात में उसने अन्या की चीखें सुनी थीं। विक्रम को उसके बेजान शरीर को होटल से बाहर घसीटते हुए देखा था। अर्नव सुनता रहा। उसका खून ठंडा पड़ गया। निराशा ने अर्नव को अपनी चपेट में ले लिया। वह इतने करीब आ गया था, केवल विफल होने के लिए। उसने श्री गुप्ता के कार्यालय में चारों ओर देखा। उसकी निगाह दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम वाली तस्वीर पर पड़ी। यह होटल की तस्वीर थी, जिसे बनने के कुछ समय बाद ही लिया गया था। और फिर उसने कुछ अजीब देखा। वहां आंगन में एक छोटी गज़ेबो जैसी संरचना थी, जो अब वहां नहीं थी। वह क्या था? उसने फोटो में उस संरचना की ओर इशारा करते हुए पूछा। श्री गुप्ता ने तस्वीर को देखा। उनकी आंखें पहचान में चौड़ी हो गईं। वह, उन्होंने कहा। उनकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। पुराना कुआं था। इसे वर्षों पहले भर दिया गया था। असुरक्षित समझा गया था। अर्नव पर एक ठंडी सी अनुभूति छा गई। वह जानता था कि अन्या का शरीर कहाँ है। वह कार्यालय से बाहर भागा। श्री गुप्ता उसके पीछे पीछे दौड़े। उसके विरोध के रोने की आवाज दालान में गूंज रही थी। घंटों बाद वे आखिरकार टूट गए। कुएं से उठ रही बदबू बहुत तेज थी। अर्नव, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था, अंधेरे में झांका। वहां कुएं के तल पर एक कंकाल पड़ा था। उसकी कंकाल की उंगलियां दिल के आकार के चांदी के लॉकेट को पकड़े हुए थीं। अन्या। पुलिस को बुलाया गया और शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने कंकाल को कुएं से सावधानी पूर्वक ऊपर उठाया, अर्नव के होठों से एक हांफने की आवाज निकली। कंकाल अकेला नहीं था। वहां अन्या के अवशेषों के साथ जुड़ा हुआ एक और कंकाल था, छोटा, अधिक नाजुक, एक बच्चे का कंकाल। अर्नव की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई, क्योंकि एक भयावह एहसास हुआ। अन्या गर्भवती थी। विक्रम ने न केवल उसे मारा था, उसने उनके अजन्मे बच्चे को भी मार डाला था। लॉकेट, जो एक प्रेमी के लिए था, उसके बच्चे के लिए एक उपहार था, उसके प्यार का प्रतीक था। जैसे ही पुलिस विक्रम के अवशेषों को ले गई, अर्नव वहीं खड़ा रहा, खाली कुएं को घूर रहा था।
उसके ऊपर एक गहरी उदासी छा गई। अन्या की आत्मा, वह जानता था, आखिरकार आराम कर सकती है, लेकिन दो कंकालों की छवि हमेशा के लिए एक दुखद आलिंगन में जुड़ी हुई, हमेशा के लिए उनकी स्मृति में अंकित रहेगी, जो इस बात की भयावह याद दिलाती है कि अंधेरा सबसे भव्य पहलुओं की सतह के नीचे भी दुबक सकता है।